चैप्टर 11 पंथ। हर बार जब मैं सुबह की रोशनी में अपनी आंखें खोलता और महसूस करता कि मैं एक और रात बच गया हूँ, तो यह मेरे लिए एक आश्चर्य की बात थी। आश्चर्य खत्म होने के बाद मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता और मेरी हथेलियां पसीने से तर हो जाती। मैं फिर से सांस नहीं ले पाता था जब तक कि मैं उठकर यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि चाली भी बच गया है। मैं बता सकती थी कि वह मुझे किसी भी तेज आवाज पर उछलता हुआ देखकर चिंतित था, या मेरा चेहरा अचानक बिना किसी कारण के सफेद हो जाना जिसे वह देख सकता था। उसने बीच बीच में जो सवाल पूछे, उससे ऐसा लग रहा था कि वह जेकब की लगातार अनुपस्थिति को इस बदलाव के लिए दोषी ठहरा रहा था। मेरे विचारों में हमेशा सबसे ऊपर रहने वाला आतंक आमतौर पर मुझे इस तथ्य से विचलित कर देता था कि एक और सप्ताह बीत चुका था और जेकब ने अभी भी मुझे फोन नहीं किया था। लेकिन जब मैं अपने सामान्य जीवन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था, अगर मेरा जीवन वास्तव में कभी सामान्य था, तो यह मुझे परेशान करता था। मुझे उसकी बहुत याद आई। अकेले रहना मेरे लिए बहुत बुरा था, इससे पहले कि मैं बेतहाशा डर जाती। अब पहले से कहीं ज्यादा मैं उसकी बेपरवाह हंसी और उसकी संक्रामक मुस्कान के लिए तरस रही थी। मुझे उसके घर के बने गराज की सुरक्षित मानसिकता और अपनी ठंडी उंगलियों के चारों ओर उसके गर्म हाथ की जरूरत थी। मुझे उम्मीद थी कि वह सोमवार को फोन करेगा। अगर एम्ब्री के साथ कुछ प्रगति हुई होती, तो क्या वह इसकी रिपोर्ट नहीं करना चाहता? मैं यह मानना चाहता था कि यह उसके दोस्त की चिंता थी जो उसका सारा समय ले रही थी, न कि वह बस मुझ पर हार मान रहा था। मैंने उसे मंगलवार को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या फोन लाइनों में अभी भी समस्याएं थीं? या बिली ने कॉलर आईडी में निवेश किया था? बुधवार को मैं रात के 11 बजे के बाद तक हर आधे घंटे में फोन करता रहा, जेकब की आवाज की गर्मजोशी सुनने के लिए बेताब था। गुरुवार को मैं अपने घर के सामने अपने ट्रक में ताले खोले बैठा रहा और चाबियां हाथ में लिए हुए था। मैं खुद से बहस कर रहा था, लापुश की एक छोटी सी यात्रा को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे पता था कि अब तक लॉरेंट विक्टोरिया वापस जा चुका था। अगर मैं लापुश जाता, तो मैं उनमें से किसी एक को वहां ले जाने का जोखिम उठाता। क्या होगा अगर वे मुझे तब पकड़ ले जब जैक पास में ही था? जितना मुझे दुख हुआ, मैं जानता था कि जेकब के लिए यह बेहतर था कि वह मुझसे दूर रहे। उसके लिए सुरक्षित था। ये बहुत बुरा था कि मैं चाली को सुरक्षित रखने का कोई तरीका नहीं खोज पाया। रात का समय सबसे ज्यादा संभावना वाला समय था जब वे मुझे ढूंढने आते, और मैं चाली को घर से बाहर निकालने के लिए क्या कह सकता था? अगर मैंने उसे सच बताया, तो वह मुझे कहीं रबर रूम में बंद कर देगा। मैं इसे बर्दाश्त करता, भले ही इससे वह सुरक्षित रह सकता था। लेकिन विक्टोरिया फिर भी मुझे ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके घर आती। शायद अगर वह मुझे यहाँ पा लेती, तो उसके लिए यही काफी होता। शायद वह मेरे साथ काम खत्म होने के बाद ही चली जाती। इसलिए मैं भाग नहीं सकता था। अगर मैं भाग भी सकता तो कहाँ जाता? रेनी के पास। मैं अपनी माँ की सुरक्षित, धूप भरी दुनिया में अपनी घातक परछाई को घसीटने के विचार से कांप उठता था। मैं उसे इस तरह से खतरे में नहीं डालूंगा। चिंता मेरे पेट में छेद कर रही थी। जल्द ही मेरे शरीर में भी छेद हो जाएगा। उस रात चाली ने मुझ पर एक और एहसान किया और हैरी को फिर से फोन करके पूछा कि क्या ब्लैक शहर से बाहर गए हैं। हैरी ने बताया कि बिली बुधवार रात को काउंसिल की मीटिंग में शामिल हुआ था और उसने जाने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। चाली ने मुझे चेतावनी दी कि मैं खुद को परेशानी में न डालूं। जेकब जब भी समय निकालेगा, फोन कर देगा। शुक्रवार की दोपहर जब मैं स्कूल से घर आ रहा था, तो अचानक मेरे मन में यह विचार आया। मैं परिचित सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा था। इंजन की आवाज मेरे मस्तिष्क को सुन्न कर रही थी और चिंताओं को शांत कर रही थी। तभी मेरे अवचेतन मन ने एक निर्णय सुनाया, जिस पर वह मेरी जानकारी के बिना कुछ समय से काम कर रहा था। जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे लगा कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। ये वाकई बेवकूफ़ी थी। जरूर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। राजस्व के प्रति जुनूनी पिशाच, विशालकाय उत्परिवर्ती भेड़िए, मेरी छाती के बीच में एक खुरदुरा छेद। लेकिन जब मैंने सबूत सामने रखे,
तो ये शर्मनाक रूप से स्पष्ट था। जेकब मुझसे बच रहा था। चार्ली कह रहा था कि वह अजीब और परेशान लग रहा था। बिली के अस्पष्ट और बेकार जवाब। हे भगवान, मुझे ठीक से पता था कि जेकब के साथ क्या हो रहा था। ये सैम ओली था। मेरे बुरे सपने भी मुझे यही बताने की कोशिश कर रहे थे। सैम जेकब तक पहुंच गया था। आरक्षण पर दूसरे लड़कों के साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसने मेरे दोस्त को चुरा लिया था। वह सैम के पंथ में फंस गया था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं छोड़ा है। मैंने अपने ट्रक को अपने घर के सामने खड़ा रहने दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने खतरों को एक दूसरे के खिलाफ तौला। अगर मैं जेकब को ढूंढने जाता तो मुझे इस बात का खतरा रहता कि विक्टोरिया या लॉरेंट मुझे उसके साथ ढूंढ लेंगे। अगर मैं उसके पीछे नहीं गया तो सैम उसे अपने डरावने, मजबूर गिरोह में और भी गहराई तक खींच लेगा। अगर मैं जल्दी ही कार्रवाई नहीं करता तो शायद बहुत देर हो चुकी होती। 1 सप्ताह बीत चुका था और अभी तक कोई पिशाच मेरे लिए नहीं आया था। उनके वापस लौटने के लिए 1 सप्ताह से अधिक का समय पर्याप्त था, इसलिए मुझे प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। सबसे अधिक संभावना है, जैसा कि मैंने पहले ही तय कर लिया था, वे रात में मेरे लिए आएंगे। उनके द्वारा ला पुस्तक मेरा पीछा करने की संभावना जेकब को सैम के हाथों खोने की संभावना से बहुत कम थी। ये सुनसान जंगल की सड़क का खतरा उठाने लायक था। यह कोई बेकार की यात्रा नहीं थी ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मुझे पता था कि क्या हो रहा है। यह एक बचाव अभियान था। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं जेकब से बात करके उसका अपहरण करने वाला था। मैंने एक बार ब्रेनवॉश किए गए लोगों को डिप्रोग्राम करने पर एक पीबीएस शो देखा था। इसका कोई ना कोई इलाज तो होना ही चाहिए। मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं पहले चार्ली को फ़ोन करूं। शायद ला पुश में जो कुछ भी हो रहा था, उसमें पुलिस को शामिल होना चाहिए। मैं जल्दी से अंदर भागा, अपने रास्ते पर निकलने की जल्दी में। चार्ली ने स्वयं ही स्टेशन पर फ़ोन उठाया। प्रमुख हंस, पिताजी, ये बेला है। क्या गलत? इस बार मैं उसकी प्रलय की धारणा से बहस नहीं कर सका। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैं जेकब के बारे में चिंतित हूँ। क्यों? उन्होंने अप्रत्याशित विषय पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन में कुछ अजीब चल रहा है। जेकब ने मुझे बताया था कि उसकी उम्र के दूसरे लड़कों के साथ कुछ अजीब हो रहा है। अब वह भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है और मुझे डर लग रहा है। किस तरह की बातें? उसने अपनी पेशेवर, पुलिसिया आवाज में कहा। यह अच्छा था, वो मुझे गंभीरता से ले रहा था। पहले तो वह डरा हुआ था, फिर मुझसे बचने लगा और अब मुझे डर है कि वह उस विचित्र गिरोह का हिस्सा है, सैम का गिरोह। सैम ओली का गिरोह। सैम ओली, चार्ली ने पुनः आश्चर्यचकित होकर दोहराया। हाँ, चार्ली ने जवाब देते समय अपनी आवाज में थोड़ी सहजता दिखाई। मुझे लगता है कि तुम गलत हो, बेल्स। सैम ओली एक बढ़िया बच्चा है। खैर, अब वह एक आदमी है। एक अच्छा बेटा। तुम्हें बिली से उसके बारे में बात सुननी चाहिए। वह आरक्षण पर युवाओं के साथ वाकई कमाल कर रहा है। वह वही है जो चार्ली ने बीच में ही बात रोक दी, और मैंने अनुमान लगाया कि वह उस रात का संदर्भ देने वाला था जब मैं जंगल में खो गया था। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। पिताजी, ऐसी बात नहीं है। जेकब उससे डरता था। क्या तुमने बिली से इस बारे में बात की? वह अब मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था। सैम का जिक्र करते ही मैं उसे भूल गया था। बिली को इसकी चिंता नहीं है। ठीक है, बेला, तो मुझे यकीन है कि सब ठीक है। जेकब एक बच्चा है, वह शायद बस खिलवाड़ कर रहा था। मुझे यकीन है कि वह ठीक है। आखिरकार, वह हर पल तुम्हारे साथ नहीं बिता सकता। यह मेरे बारे में नहीं है, मैंने जोर देकर कहा, लेकिन लड़ाई हार चुकी थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। बिली को जेकब की देखभाल करने दो। चार्ली, मेरी आवाज़ गिड़गिड़ आने लगी थी। बेल्स, अभी मेरे पास बहुत काम है। क्रिसेंट लेक के बाहर एक रास्ते से 2 पर्यटक लापता हो गए हैं। उसकी आवाज़ में चिंता की लकीर थी। भेड़ियों की यह समस्या हाथ से बाहर होती जा रही है।
मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, वास्तव में उसकी खबर से। भेड़ियों के लिए लॉरेंट के साथ मैच में बच पाना संभव नहीं था। क्या आपको यकीन है कि उनके साथ ऐसा ही हुआ होगा? मैंने पूछा। डर लगता है, प्रिय। वहाँ था, वह हिचकिचाया। फिर से निशान थे और इस बार थोड़ा खून। ओह, तो फिर यह टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। लॉरेंट ने बस भागकर हमला कर दिया होगा। भेड़िए, लेकिन क्यों? मैंने घास के मैदान में जो देखा था वह और भी अजीब होता जा रहा था और समझना असंभव होता जा रहा था। देखो, मुझे सचमुच जाना है। जैक के बारे में चिंता मत करो, बेला। मुझे यकीन है कि यह कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने निराश होकर कहा, क्योंकि उसके शब्दों ने मुझे उस अधिक गंभीर संकट की याद दिला दी थी। अलविदा। मैंने फ़ोन रख दिया। मैं काफ़ी देर तक फ़ोन को घूरता रहा। क्या बकवास है, मैंने फैसला किया। बिली ने 2 घंटियों के बाद जवाब दिया। नमस्ते। अरे, बिली। मैं लगभग गुर्राया। मैंने बात जारी रखते हुए ज़्यादा दोस्ताना अंदाज में बात करने की कोशिश की। क्या मैं जेकब से बात कर सकता हूँ, प्लीज़? जैक यहाँ नहीं है। कितना आश्चर्य हुआ। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ है? वह अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। बिली की आवाज़ सावधान थी। ओह हाँ, क्या कोई मेरा परिचित है? क्विल। मैं बता सकता था कि ये शब्द उतने सहजता से नहीं कहे गए थे जितना मैं कहना चाहता था। नहीं, बिली ने धीरे से कहा। मुझे नहीं लगता कि वह आज क्विल के साथ है। मुझे पता था कि सैम का नाम लेना उचित नहीं होगा। एम्ब्री, मैंने पूछा। बिली को यह जवाब देने में खुशी हुई। हाँ, वो एम्ब्री के साथ है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। एम्ब्री उनमें से एक थी। ठीक है, जब वो अंदर आए तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? ज़रूर, ज़रूर, कोई समस्या नहीं। क्लिक। जल्द ही मिलते हैं, बिली, मैंने बंद पड़े फ़ोन पर धीरे से कहा। मैं लापुश चला गया और इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं पूरी रात उसके घर के सामने बैठा रहूँगा। मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। लड़के को कभी ना कभी घर आना ही था और जब वह आएगा तो उसे मुझसे बात करनी ही होगी। मेरा मन इतना व्यस्त था कि जिस यात्रा से मैं डर रहा था, वह बस कुछ सेकंड में पूरी हो गई। इससे पहले कि मैं इसकी उम्मीद कर पाता, जंगल कम होने लगा और मुझे पता था कि मैं जल्द ही आरक्षण के पहले छोटे घरों को देख पाऊंगा। सड़क के बाईं ओर बेसबॉल टोपी पहने एक लंबा लड़का चल रहा था। मेरी सांस एक पल के लिए गले में अटक गई। मुझे उम्मीद थी कि किस्मत एक बार मेरे साथ होगी और मैं बिना किसी कोशिश के जेकब से टकरा गया। लेकिन ये लड़का बहुत चौड़ा था और टोपी के नीचे बाल छोटे थे। पीछे से भी मुझे यकीन था कि यह क्विल था, हालांकि वह पिछली बार की तुलना में बड़ा लग रहा था। इन क्विल्यूट लड़कों के साथ क्या था? क्या वे उन्हें प्रयोगात्मक विकास हार्मोन खिला रहे थे? एक सड़क के गलत किनारे पर जाकर उसके पास रुक गया। जब मेरे ट्रक की गर्जना उसके पास आई तो उसने ऊपर देखा। क्विल के हाव भाव ने मुझे आश्चर्यचकित करने से ज्यादा डरा दिया। उसका चेहरा उदास, चिंतित था, उसका माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। ओह, हे बेला, उसने उदास भाव से मेरा अभिवादन किया। हाय, क्विल, क्या तुम ठीक हो? वह उदास भाव से मेरी ओर देखने लगा। ठीक है। क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? मैंने प्रस्ताव दिया। जरूर, मुझे लगता है, उसने बुदबुदाया। वह ट्रक के सामने की ओर बढ़ा और अंदर चढ़ने के लिए यात्री दरवाज़ा खोला। कहाँ जाना है? उन्होंने मुझे बताया। मेरा घर उत्तर दिशा में, दुकान के पीछे है। क्या तुमने आज जेकब को देखा है? उसके बोलना समाप्त होने से पहले ही मुझसे ये प्रश्न फूट पड़ा। मैंने उत्सुकता से क्विल की ओर देखा, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। बोलने से पहले वह 1 सेकंड के लिए विंडशील्ड से बाहर देखता रहा। दूर से, उसने आखिरकार कहा। दूरी। मैंने पुनः कहा। मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की। वह एम्ब्री के साथ था। उसकी आवाज़ धीमी थी, इंजन के ऊपर से सुनना मुश्किल था। मैं उसके करीब गया। मुझे पता है कि उन्होंने मुझे देखा था, लेकिन वे मुड़े और पेड़ों में गायब हो गए। मुझे नहीं लगता कि वे अकेले थे। मुझे लगता है कि सैम और उसका दल उनके साथ रहा होगा।
मैं 1 घंटे से जंगल में इधर उधर भटक रहा हूँ, उन्हें आवाज दे रहा हूँ। जब तुम आए तो मैं मुश्किल से सड़क पर आ पाया था, तो सैम उसके पास पहुंच गया। शब्द थोड़े टेढ़े थे, मेरे दांत भींच गए। क्विल ने मेरी ओर देखा, तुम्हें इसके बारे में पता है? मैंने सिर हिलाया। जैक ने मुझे पहले भी बताया था। पहले, क्विल ने दोहराया और आह भरी। क्या जेकब अब भी बाकी लोगों की तरह ही बुरा है? सैम का साथ कभी नहीं छोड़ता। क्विल ने अपना सिर घुमाया और खुली खिड़की से बाहर थूक दिया। और उससे पहले क्या वह सभी से दूर रहता था? क्या वह परेशान दिख रहा था? उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी। दूसरों की तरह लंबे समय तक नहीं। शायद एक दिन। फिर सैम ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? ड्रग्स या कुछ और? मैं जेकब या एम्ब्री को ऐसी किसी चीज़ में शामिल होते नहीं देख सकता। लेकिन मैं क्या जानूं? और क्या हो सकता है? और बूढ़े लोग चिंतित क्यों नहीं हैं? उसने अपना सिर हिलाया और अब उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। जेकब इस पंथ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या बदल सकता है। उसने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा डरा हुआ था। मैं अगला नहीं बनना चाहता। मेरी आंखों में भी उसका डर झलक रहा था। ये दूसरी बार था जब मैंने इसे पंथ के रूप में वर्णित होते सुना था। मैं कांप उठा। क्या तुम्हारे माता पिता कोई मदद करते हैं? उसने मुंह बनाया। ठीक है, मेरे दादा जेकब के पिता के साथ परिषद में हैं। सैम ओली इस जगह के लिए अब तक की सबसे अच्छी चीज़ है, जहां तक उसका सवाल है। हम एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। अब हम लापुश में थे और मेरा ट्रक खाली सड़क पर मुश्किल से रेंग रहा था। मैं गांव की एकमात्र दुकान को देख सकता था जो कुछ ही दूरी पर थी। मैं अब बाहर निकलूंगा, क्विल ने कहा। मेरा घर वहीं है। उसने दुकान के पीछे लकड़ी के छोटे से आयताकार हिस्से की ओर इशारा किया। मैंने गाड़ी किनारे पर खींची और वह बाहर कूद गया। मैं जेकब का इंतजार करने जा रहा हूँ, मैंने उससे कठोर आवाज में कहा। शुभकामनाएं। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और सड़क पर आगे बढ़ गया। उसका सिर आगे झुका हुआ था, उसके कंधे झुके हुए थे। क्विल का चेहरा मुझे डराता रहा जब मैंने एक बड़ा यू टर्न लिया और ब्लैक्स की ओर वापस चला गया। उसे डर था कि अगला कौन होगा। यहाँ क्या हो रहा था? मैं जेकब के घर के सामने रुका, मोटर बंद की और खिड़कियां नीचे की। आज बहुत घुटन है, हवा नहीं चल रही है। मैंने अपने पैर डैशबोर्ड पर रख दिए और इंतजार करने बैठ गया। मेरी परिधीय दृष्टि में एक हलचल सी चमकी। मैंने मुड़कर देखा और बिली को सामने की खिड़की से भ्रमित भाव से मेरी ओर देखते हुए देखा। मैंने एक बार हाथ हिलाया और एक तंग मुस्कान दी, लेकिन मैं वहीं रहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसने पर्दा शीशे पर गिर जाने दिया। मैं जितना समय लगना था, रुकने के लिए तैयार था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे पास कुछ करने को हो। मैंने अपने बैग के नीचे से एक पेन निकाला और एक पुराना टेस्ट। मैंने स्क्रैप के पीछे डूडल बनाना शुरू कर दिया। मुझे अभी हीरों की एक पंक्ति लिखने का ही समय मिला था कि मेरे दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मैं उछल पड़ा, ऊपर देखने लगा। बिली की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो, बेला? जेकब गुर्राया। मैं उसे आश्चर्य से देखता रहा। जेकब पिछले कुछ हफ्तों से बहुत बदल गया था जब से मैंने उसे देखा था। पहली चीज जो मैंने देखी वो थी उसके बाल। उसके खूबसूरत बाल पूरी तरह से गायब हो चुके थे, काफी छोटे कटे हुए थे। उसके सिर पर काले साटन की तरह एक स्याहीदार चमक थी। उसके चेहरे के तल पर धीरे धीरे कठोरता आ गई थी, कसाव आ गया था, बूढ़ा हो गया था। उसकी गर्दन और कंधे भी अलग थे, किसी तरह मोटे। उसके हाथ, जहां उन्होंने खिड़की के फ्रेम को पकड़ा हुआ था, बहुत बड़े दिख रहे थे। लाल त्वचा के नीचे टेंडन और नसें ज्यादा उभरी हुई थीं। लेकिन शारीरिक परिवर्तन महत्वहीन थे। यह उसका चेहरा था जो उसे लगभग पूरी तरह से पहचान से बाहर कर रहा था। खुली, दोस्ताना मुस्कान बालों की तरह गायब हो गई थी। उसकी गहरी आंखों की गर्मी एक गंभीर आक्रोश में बदल गई थी जो तुरंत परेशान करने वाली थी। जेकब में अब एक अंधेरा था, जैसे मेरा सूरज फट गया हो। जेकब, मैंने फुसफुसाकर कहा।
वो बस मेरी ओर देखता रहा, उसकी आंखें तनावग्रस्त और गुस्से से भरी हुई थीं। मुझे एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं थे। उसके पीछे 4 और लोग खड़े थे, सभी लंबे और लाल भूरे रंग के, काले बाल। जेकब की तरह ही छोटे कटे हुए। वे भाई भी हो सकते थे। मैं समूह में से एम्ब्री को भी नहीं पहचान पाया। हर जोड़ी आंखों में आश्चर्यजनक रूप से समान शत्रुता के कारण समानता और भी बढ़ गई थी। हर जोड़ी को छोड़कर एक को। कई सालों से सबसे बड़ा सैम सबसे पीछे खड़ा था, उसका चेहरा शांत और आश्वस्त था। मुझे अपने गले में उठे पित्त को वापस निगलना पड़ा। मैं उस पर वार करना चाहता था। नहीं, मैं उससे ज्यादा कुछ करना चाहता था। किसी भी चीज से ज्यादा। मैं भयंकर और घातक बनना चाहता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कोई भी खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। कोई ऐसा व्यक्ति जो सैम उले को डरा दे। मैं पिशाच बनना चाहता था। हिंसक इच्छा ने मुझे चौंका दिया और मेरी सांसें रुक गईं। ये सभी इच्छाओं में सबसे निषिद्ध थी, तब भी जब मैं इसे केवल इस तरह के दुर्भावनापूर्ण कारण से चाहता था, दुश्मन पर बढ़त हासिल करने के लिए, क्योंकि यह सबसे दर्दनाक था। वह भविष्य मेरे लिए हमेशा के लिए खो गया था। वास्तव में कभी मेरी पहुंच में नहीं था। मैं खुद पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि मेरी छाती में छेद खोखला दर्द कर रहा था। तुम क्या चाहते हो? जेकब ने पूछा। मेरे चेहरे पर भावनाओं के खेल को देखते हुए उसका भाव और अधिक आक्रोशपूर्ण होता जा रहा था। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैंने कमजोर आवाज में कहा। मैंने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी अपने वर्जित सपने से बचने के लिए लड़खड़ा रहा था। आगे बढ़ो, उसने अपने दांतों से फुसफुसाया। उसकी तीखी निगाहें क्रूर थीं। मैंने उसे कभी किसी को इस तरह देखते नहीं देखा था, कम से कम मुझे तो नहीं। यह आश्चर्यजनक तीव्रता से चोट पहुंचाता था, एक शारीरिक दर्द, मेरे सिर में छुरा घोंपने जैसा। अकेले, मैंने फुसफुसाया, और मेरी आवाज और भी मजबूत हो गई। उसने अपने पीछे देखा, और मैं जानता था कि उसकी नजरें कहाँ जाएंगी। उनमें से हर एक की नज़र सैम की प्रतिक्रिया पर थी। सैम ने एक बार सिर हिलाया, उसका चेहरा शांत था। उसने एक अपरिचित, तरल भाषा में एक संक्षिप्त टिप्पणी की। मैं केवल इतना ही निश्चित था कि यह फ्रेंच या स्पेनिश नहीं थी, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि यह क्विल्यूट थी। वह मुड़ा और जेकब के घर में चला गया। अन्य, पॉल, जेरेड और एम्ब्री, मैंने अनुमान लगाया, उसके पीछे अंदर चले गए। ठीक है। जब बाकी लोग चले गए तो जेकब का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसका चेहरा थोड़ा शांत था, लेकिन साथ ही ज्यादा निराश भी। उसके मुंह के कोने हमेशा के लिए नीचे की ओर खींच गए थे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है कि मैं क्या जानना चाहता हूँ? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे गुस्से से देखता रहा। मैंने पीछे देखा और खामोशी बढ़ती गई। उसके चेहरे पर दर्द देखकर मैं घबरा गई। मुझे लगा कि मेरे गले में गांठ बनने लगी है। क्या हम चल सकते हैं? मैंने पूछा, जबकि मैं अभी भी बोल पा रहा था। उसने किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसका चेहरा नहीं बदला। मैं कार से बाहर निकला, खिड़कियों के पीछे से मुझे देख रही किसी अनजान आंख को महसूस करते हुए, और उत्तर की ओर पेड़ों की ओर चलना शुरू कर दिया। मेरे पैर सड़क के किनारे गीली घास और कीचड़ में धंस गए, और चूंकि वह एकमात्र आवाज थी, पहले तो मुझे लगा कि वह मेरा पीछा नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा, तो वह मेरे ठीक बगल में था। उसके पैरों ने किसी तरह मेरे पैरों से कम शोर वाला रास्ता ढूंढ लिया था। मुझे पेड़ों के किनारे पर बेहतर महसूस हुआ, जहां सैम संभवतः नहीं देख सकता था। जैसे जैसे हम चलते गए, सही बात कहने के लिए संघर्ष किया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। मुझे बस और अधिक गुस्सा आ रहा था कि जेकब फंस गया था, कि बिली ने इसकी अनुमति दी थी, कि सैम वहां इतना आश्वस्त और शांत खड़ा होने में सक्षम था। जेकब ने अचानक गति बढ़ा दी, अपने लंबे पैरों से आसानी से मुझसे आगे निकल गया, और फिर घूमकर मेरी ओर देखने लगा, और मेरे रास्ते में खड़ा हो गया ताकि मुझे भी रुकना पड़े। मैं उसकी हरकतों की स्पष्ट सुंदरता से विचलित हो गया था। जेकब अपने कभी न खत्म होने वाले विकास के साथ लगभग मेरे जैसा ही अनाड़ी था। ये कब बदल गया?
लेकिन जेकब ने मुझे इसके बारे में सोचने का समय नहीं दिया। चलो इसे खत्म करते हैं, उसने कठोर, कर्कश आवाज में कहा। मैं इंतजार करने लगा। वह जानता था कि मैं क्या चाहता हूँ। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उसकी आवाज अचानक थकी हुई थी। ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था कि मैं बहुत दूर था। तो फिर बात क्या है? वह मेरे चेहरे को बहुत देर तक देखता रहा, अटकलें लगाता रहा। उसकी आंखों से गुस्सा कभी पूरी तरह नहीं हटा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, उसने आखिरकार कहा। मेरा जबड़ा कस गया और मैं दांतों से बोला, मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। हम थे। इसमें भूतकाल पर थोड़ा जोर दिया गया था। लेकिन अब तुम्हें दोस्तों की जरूरत नहीं है, मैंने नाराजगी से कहा। तुम्हारे पास सैम है। क्या यह अच्छा नहीं है? तुम हमेशा से ही उसे बहुत मानते आए हो। मैं पहले उसे समझ नहीं पाया था, और अब तुमने प्रकाश देख लिया है। हेल्लुया! ये वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। ये सैम की गलती नहीं है। वह मेरी यथासंभव मदद कर रहा है। उसकी आवाज कर्कश हो गई और उसने मेरे सिर के ऊपर से देखा, मेरी पिछली तरफ। उसकी आंखों से क्रोध की ज्वाला फूट रही थी। वह आपकी मदद कर रहा है, मैंने संदेह से दोहराया। स्वाभाविक रूप से। लेकिन जेकब सुन ही नहीं रहा था। वह गहरी सांसें ले रहा था, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह इतना गुस्से में था कि उसके हाथ कांप रहे थे। जेकब, कृपया, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या हुआ? शायद मैं मदद कर सकूं। अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। उसके शब्द धीमी कराह थे, उसकी आवाज टूट गई। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने पूछा, मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, जैसा कि मैंने पहले भी किया था, अपनी बाहें फैलाकर आगे बढ़ा। इस बार वह पीछे हट गया, अपने हाथों को रक्षात्मक ढंग से ऊपर उठाते हुए। मुझे मत छुओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या सैम को ये बीमारी है? मैंने बुदबुदाया। मेरी आंखों के कोनों से बेवकूफ़ी भरे आंसू निकल आए थे। मैंने उन्हें अपने हाथ के पिछले हिस्से से पोंछा और अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ लिया। सैम को दोष देना बंद करो। शब्द तेजी से निकले, जैसे कि एक रिफ्लेक्स हो। उसके हाथ ऊपर उठे और उन बालों को लपेटने लगे जो अब नहीं थे, और फिर उसके बगल में लटक गए। तो फिर मैं किसे दोष दूं? मैंने जवाब दिया। वह आधे से अधिक मुस्कुराया। यह एक निराशाजनक, विकृत बात थी। आप ये सुनना नहीं चाहेंगे। नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने झल्लाकर कहा। मैं जानना चाहता हूँ, और मैं अभी जानना चाहता हूँ। आप गलत हैं, उन्होंने झट से जवाब दिया। मुझे यह मत कहो कि मैं गलत हूँ, मैं वह नहीं हूँ जिसका दिमाग खराब किया गया है। अब मुझे बताओ कि यह सब किसकी गलती है, अगर ये तुम्हारा प्यारा सैम नहीं है। तुमने ही इसके लिए कहा था। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो, तो तुम उन गंदे, बदबूदार खून चूसने वालों पर अपनी उंगली क्यों नहीं उठाते, जिन्हें तुम इतना प्यार करते हो? मेरा मुंह खुला रह गया और मेरी सांसें एक जोरदार आवाज के साथ बाहर आ गईं। मैं अपनी जगह पर जम गया, उसके दोधारी शब्दों से छुरा घोंपा गया। दर्द मेरे शरीर में परिचित पैटर्न में घूम रहा था, दांतेदार छेद मुझे अंदर से चीर रहा था, लेकिन यह मेरे विचारों की अराजकता के लिए दूसरा स्थान, पृष्ठभूमि संगीत था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने उसे सही सुना था। उसके चेहरे पर अनिर्ण्य का कोई निशान नहीं था, केवल क्रोध था। मेरा मुंह अभी भी खुला हुआ था। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये सुनना नहीं चाहते। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अविश्वास में एक भौं उठाई। मुझे लगता है कि तुम ठीक से समझ गए हो कि मैं किसकी बात कहना चाहता हूँ। तुम मुझे ये कहने पर मजबूर नहीं करोगे, है न? मैं तुम्हें दुख पहुँचाना पसंद नहीं करता। मैं समझ नहीं पाया कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मैंने यंत्रवत दोहराया। द क्लेंस, उसने धीरे से कहा, शब्द को विस्तार से बोलते हुए, मेरे चेहरे को ध्यान से देखते हुए। मैंने देखा। मैं आपकी आंखों में देख सकता हूं कि जब मैं उनका नाम लेता हूं तो आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन ने इनकार में अपना सिर आगे पीछे हिलाया,
साथ ही साथ इसे साफ करने की कोशिश भी की। उसे यह कैसे पता चला? और इसका सैम के पंथ से क्या लेना देना था? क्या ये पिशाच नफरत करने वालों का गिरोह था? जब फोक्स में अब कोई पिशाच नहीं रहता तो ऐसे समाज को बनाने का क्या मतलब था? जेकब अब कलन के बारे में कहानियों पर क्यों विश्वास करने लगा, जबकि उनके बारे में सबूत बहुत पहले ही गायब हो चुके थे, जो कभी वापस नहीं आएंगे? मुझे सही जवाब देने में बहुत समय लगा। मुझे मत बताओ कि तुम अभी बिली की अंधविश्वासी बकवास सुन रहे हो, मैंने मजाक उड़ाने की एक कमजोर कोशिश के साथ कहा। वो उससे कहीं अधिक जानता है जितना मैंने उसे बताया। गंभीर रहो, जेकब। उसने मेरी ओर घूर कर देखा, उसकी निगाहें आलोचनात्मक थीं। अंधविश्वास को किनारे रखिए, मैंने जल्दी से कहा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आप क्या आरोप लगा रहे हैं। कुलिन्स विंस, वे आधे साल से भी ज्यादा समय पहले चले गए थे। सैम अब जो कर रहा है, उसके लिए आप उन्हें कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? सैम कुछ नहीं कर रहा है, बेला। और मुझे पता है कि वे चले गए हैं। लेकिन कभी कभी चीजें गतिमान हो जाती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या शुरू हो चुका है? क्या बहुत देर हो चुकी है? आप उन्हें किस बात के लिए दोषी ठहरा रहे हैं? वह अचानक मेरे सामने आ गया, उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। अस्तित्व के लिए, उसने फुसफुसाया। मैं आश्चर्यचकित और विचलित हो गया, क्योंकि एडवर्ड की आवाज में चेतावनी भरे शब्द दोबारा आए, जबकि मैं डरा हुआ भी नहीं था। अब चुप हो जाओ, बेला। उसे धक्का मत दो, एडवर्ड ने मेरे कान में चेतावनी दी। जब से एडवर्ड का नाम उन दीवारों को तोड़कर आया है, जिन्हें मैंने सावधानी से पीछे दबा रखा था, मैं उसे फिर से बंद नहीं कर पाया। अब मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं होती, खासकर उन कीमती सेकंड्स में जब मैं उसकी आवाज सुन सकता था। जेकब मेरे सामने गुस्से से कांप रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि एडवर्ड का भ्रम मेरे दिमाग में अचानक क्यों आया। जेकब गुस्से में था, लेकिन वह जेकब था। कोई एड्रेनालाइन नहीं था, कोई खतरा नहीं था। उसे शांत होने का मौका दो, एडवर्ड की आवाज ने जोर दिया। मैंने असमंजस में अपना सिर हिलाया। आप लोग बेतुका व्यवहार कर रहे हैं, मैंने उन दोनों से कहा। ठीक है, जेकब ने फिर से गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया। मैं तुमसे इस बारे में बहस नहीं करूंगा। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान तो हो ही चुका है। कैसा नुकसान? जब मैंने उसके चेहरे पर ये शब्द चिल्लाकर कहे तो वह नहीं हिला। चलो वापस चलें, कहने को और कुछ नहीं है। मैं हैरान रह गया। अभी तो और भी बहुत कुछ कहना है। तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। वह मेरे पास से होते हुए घर की ओर वापस चला गया। आज मेरी मुलाकात क्विल से हुई, मैंने उसके पीछे से चिल्लाकर कहा। वह बीच में ही रुक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। तुम्हें अपना दोस्त क्विल याद है? हाँ, वो डरा हुआ है। जेकब ने मेरी ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। उसने सिर्फ इतना कहा, क्विल, वह भी तुम्हारे बारे में चिंतित है। वह घबरा गया है। जेकब हताश निगाहों से मेरी ओर देख रहा था। मैंने उसे और उकसाया, उसे डर लग रहा है कि अगला नंबर उसका है। जेकब ने सहारे के लिए एक पेड़ को पकड़ लिया, उसका चेहरा लाल भूरे रंग की सतह के नीचे एक अजीब हरे रंग में बदल गया। वह अगला नहीं होगा, जेकब ने खुद से कहा। वह नहीं हो सकता, यह अब खत्म हो गया है। यह अब और नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों? उसकी मुट्ठी पेड़ से टकराई। यह कोई बड़ा पेड़ नहीं था, पतला और जेकब से सिर्फ कुछ फीट ऊंचा था। लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य हुआ जब वह तना टूट गया। रास्ता भटक गया और उसके वार से जोर से टूट गया। जेकब ने उस नुकीले, टूटे हुए सिरे को आश्चर्य से देखा, जो शीघ्र ही भय में बदल गया। मुझे वापस जाना है। वह इतनी तेजी से घूमकर भाग गया कि मुझे उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ा। वापस सैम के पास। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कहा था, ये देखने का एक तरीका है। वह बुदबुदा रहा था और दूसरी ओर मुंह करके खड़ा था। मैं उसे ट्रक तक ले गया। जब वह घर की ओर मुड़ा तो मैंने पुकारा, रुको। वह घूमकर मेरी ओर आया और मैंने देखा कि उसके हाथ फिर से कांप रहे थे। घर जाओ, बेला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मूर्खतापूर्ण,
महत्वहीन चोट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। आंसू फिर से बहने लगे। क्या तुम मुझसे नाता तोड़ रहे हो? शब्द सभी गलत थे, लेकिन वे मेरे द्वारा पूछे गए सवाल को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका था। आखिरकार जैक और मेरे बीच जो कुछ था, वो किसी भी स्कूली रोमांस से कहीं ज्यादा था। मजबूत, वो कड़वाहट भरी हंसी हंसा। शायद ही, अगर ऐसा होता, तो मैं कहता, चलो दोस्त बने रहें। मैं ऐसा कह भी नहीं सकता। जेकब, क्यों? सैम तुम्हें दूसरे दोस्त नहीं बनाने देगा। प्लीज, जैक, तुमने वादा किया था, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जेकब के आने से पहले मेरे जीवन का खालीपन वापस आ गया था, फिर से उभर कर मेरे सामने आया। अकेलापन मेरे गले में अटक गया। मुझे खेद है, बेला, जेकब ने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से ठंडे स्वर में कहा, जो उसके अपने नहीं लग रहे थे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जेकब वाकई यही कहना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि उसकी गुस्से भरी आंखों से कुछ और ही कहा जा रहा था, लेकिन मैं संदेश समझ नहीं पाया। शायद ये सैम के बारे में बिल्कुल भी नहीं था। शायद इसका कलेन से कोई लेना देना नहीं था। शायद वो खुद को एक निराशाजनक स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए, अगर यही उसके लिए सबसे अच्छा है। मुझे ऐसा करना चाहिए, ये सही होगा। लेकिन मैंने अपनी आवाज़ फुसफुसाहट के रूप में बाहर निकलती सुनी। मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सका पहले। काश मैं तुम्हारे बारे में अपनी भावनाएं बदल पाता, जेकब। मैं हताश था, सच्चाई को इतना आगे तक खींच रहा था कि वो लगभग झूठ की शक्ल में बदल गई। शायद मैं बदल जाऊंगा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। शायद, अगर तुमने मुझे कुछ समय दिया होता। बस अब मेरा साथ मत छोड़ो, जैक। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक पल में ही उसका चेहरा गुस्से से पीड़ा में बदल गया। एक कांपता हुआ हाथ मेरी ओर बढ़ा। नहीं, ऐसा मत सोचो, बेला, प्लीज। अपने आप को दोष मत दो। यह मत सोचो कि यह तुम्हारी गलती है। ये सब मेरी गलती है। मैं कसम खाता हूँ, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। ये तुम नहीं हो, यह मैं हूँ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। यह एक नया है। मैं सच कह रहा हूँ, बेला। मैं नहीं हूँ। उसने संघर्ष किया, उसकी आवाज़ और भी भारी हो गई क्योंकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें यातनाग्रस्त थीं। मैं अब तुम्हारा दोस्त या कुछ और बनने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो मैं पहले था। मैं अच्छा नहीं हूँ। क्या? मैंने उसे भ्रमित और भयभीत होकर देखा। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे बहुत बेहतर हो, जैक। तुम अच्छे हो। तुम्हें किसने बताया कि तुम अच्छे नहीं हो? सैम, यह एक भयंकर झूठ है, जेकब। उसे यह मत कहने दो। मैं अचानक फिर से चिल्लाया। जेकब का चेहरा सख्त और सपाट हो गया। किसी को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, यही तुम हो। जैक, मत करो। वो मुझसे दूर जा रहा था। मुझे माफ कर दो, बेला, उसने फिर कहा। इस बार वह टूटी फूटी बुदबुदाहट में बोला। वो मुड़ा और लगभग भागते हुए घर में घुस गया। मैं जहाँ खड़ा था, वहाँ से हिलने में असमर्थ था। मैंने छोटे से घर को देखा। ये 4 बड़े लड़कों और 2 बड़े आदमियों को रखने के लिए बहुत छोटा लग रहा था। अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पर्दे के किनारे पर कोई फड़फड़ाहट नहीं, कोई आवाज़ या हलचल की आवाज़ नहीं। ये खालीपन से मेरी ओर मुंह करके खड़ा था। बारिश की बूंदें गिरने लगी, यहाँ वहाँ मेरी त्वचा पर चुभन होने लगी। मैं घर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। जेकब वापस आएगा, उसे आना ही था। बारिश तेज हो गई और हवा भी तेज हो गई। बूंदें अब ऊपर से नहीं गिर रही थीं, वे पश्चिम से एक कोण पर झुकी हुई थीं। मैं समुद्र से नमकीन पानी की गंध महसूस कर सकता था। मेरे बाल मेरे चेहरे पर लहरा रहे थे, गीले स्थानों पर चिपक रहे थे और मेरी पलकों में उलझ रहे थे। मैंने इंतजार किया। अंततः दरवाज़ा खुला और मैंने राहत की सांस लेते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। बिली ने अपनी कुर्सी दरवाजे के फ्रेम में घुसा दी। मैं उसके पीछे किसी को नहीं देख सका। चाली ने अभी फ़ोन किया, बेला। मैंने उसे बताया कि तुम घर आ रही हो। उसकी आंखें दया से भरी थीं।
किसी तरह दया ने इसे अंतिम रूप दे दिया। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। मैं बस रोबोट की तरह मुड़ा और अपने ट्रक में चढ़ गया। मैंने खिड़कियां खुली छोड़ दी थीं और सीटें फिसलन भरी और गीली थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पहले से ही भीगा हुआ था। इतना बुरा नहीं, इतना बुरा नहीं। मेरे मन ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। ये सच था, यह इतना बुरा नहीं था। ये दुनिया का अंत नहीं था, फिर से नहीं। ये बस उस थोड़ी सी शांति का अंत था जो पीछे बची थी। बस इतना ही था। मैंने सहमति जताते हुए कहा कि इतना बुरा तो नहीं, लेकिन काफी बुरा है। मैंने सोचा था कि जैक मेरे अंदर के छेद को भर रहा है या कम से कम उसे बंद कर रहा है, ताकि मुझे इतना दर्द न हो। मैं गलत था, वो बस अपना छेद खुद बना रहा था, इसलिए मैं अब स्विस चीज की तरह छेदों में फंस गया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों टुकड़ों में नहीं बिखरा। चार्ली पोर्च पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं रुका, वो मुझसे मिलने के लिए बाहर आया। बिली ने फोन किया था। उसने कहा कि तुम्हारा जैक से झगड़ा हो गया है और तुम बहुत परेशान हो, उसने मेरे लिए दरवाजा खोलते हुए बताया। फिर उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक तरह की भयावह पहचान दर्ज थी। मैंने अपने चेहरे को अंदर से बाहर तक महसूस करने की कोशिश की, ताकि पता चल सके कि वह क्या देख रहा है। मेरा चेहरा खाली और ठंडा महसूस हुआ, और मुझे एहसास हुआ कि यह उसे क्या याद दिलाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मैंने बुदबुदाया। चार्ली ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुझे कार से बाहर निकलने में मदद की। उसने मेरे भीगे कपड़ों पर कोई टिप्पणी नहीं की। फिर क्या हुआ? जब हम अंदर थे तो उसने पूछा। उसने बात करते हुए सोफे के पीछे से अफगान को खींच लिया और मेरे कंधों पर लपेट दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी कांप रहा था। मेरी आवाज़ बेजान हो गई थी। सैम ओली का कहना है कि जेकब अब मेरा दोस्त नहीं रह सकता। चार्ली ने मुझे अजीब नज़र से देखा। तुम्हें ये किसने बताया? जेकब, मैंने कहा, हालांकि यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने कहा था। ये फिर भी सच था। चार्ली की भौहें तन गईं। तुम्हें सच में लगता है कि ओली बच्चे में कुछ गड़बड़ है? मुझे पता है कि वहाँ है। हालांकि जेकब ने मुझे नहीं बताया कि क्या है। मैं अपने कपड़ों से पानी को फर्श पर टपकते और लिनोलियम पर छलकते हुए सुन सकता था। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। चार्ली सोच में डूबा हुआ था। ठीक है, उसने अनुपस्थित भाव से कहा। मैंने नहाने का फैसला किया क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन गर्म पानी से मेरी त्वचा के तापमान पर कोई असर नहीं हुआ। मैं अभी भी ठंड से कांप रहा था जब मैंने हार मान ली और पानी बंद कर दिया। अचानक आई शांति में, मैं चार्ली को नीचे किसी से बात करते हुए सुन सकता था। मैंने अपने शरीर पर एक तौलिया लपेटा और बाथरूम का दरवाज़ा खोला। चार्ली की आवाज़ में गुस्सा था। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर रहा हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है। फिर वहाँ शांति छा गई और मुझे एहसास हुआ कि वह फ़ोन पर बात कर रहा था। 1 मिनट बीत गया। इसे बेला पर मत लगाओ, चार्ली अचानक चिल्लाया। मैं चौंक गया। जब वह फिर से बोला, तो उसकी आवाज़ सावधान और धीमी थी। बेला ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि वो और जेकब सिर्फ दोस्त थे। अच्छा, अगर ऐसा था, तो तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? नहीं, बिली, मुझे लगता है कि वो इस बारे में सही है। क्योंकि मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, और अगर वो कहती है कि जेकब पहले डर गया था, तो उसे बीच में ही रोक दिया गया, और जब उसने जवाब दिया तो वह लगभग फिर से चिल्लाने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अपनी बेटी को उतना नहीं जानता जितना मैं सोचता हूँ? उसने कुछ सेकंड तक सुना, और उसका जवाब मेरे सुनने के लिए लगभग बहुत धीमा था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसे इस बारे में याद दिलाने जा रहा हूँ, तो तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। वो अभी अभी इस बात से उबरना शुरू कर रही है, और मुझे लगता है कि यह सब जेकब की वजह से है। अगर जेकब के साथ सैम के किरदार के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो उसे फिर से उसी अवसाद में ले जाता है, तो जेकब को मुझे जवाब देना होगा। तुम मेरे दोस्त हो, बिली, लेकिन इससे मेरे परिवार को नुकसान हो रहा है। बिली को जवाब देने के लिए एक और ब्रेक मिला।
तुमने सही कहा कि उन लड़कों ने एक पैर की अंगुली लाइन से बाहर कर दी और मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा। हम स्थिति पर नज़र रखेंगे, तुम इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकते हो। वह अब चाली नहीं था, वह अब चीफ स्वान था। ठीक है, हाँ, अलविदा। फोन क्रेडल में पटक दिया गया। मैं दबे पांव तेजी से हॉल से होते हुए अपने कमरे में पहुंचा। चाली रसोई में गुस्से से कुछ बुदा रहा था, तो बिली मुझे दोषी ठहराने वाला था। मैं जेकब को बहका रहा था और अब उसे बहुत हो गया था। यह अजीब था, क्योंकि मुझे खुद भी इस बात का डर था, लेकिन जेकब ने आज दोपहर जो आखिरी बात कही, उसके बाद मुझे अब इस पर यकीन नहीं रहा। इसमें एक तरफा प्यार से कहीं ज्यादा कुछ था, और मुझे आश्चर्य हुआ कि बिली इस बात का दावा करने के लिए इतना नीचे गिर गया। इससे मुझे लगा कि वे जो भी रहस्य छिपा रहे थे, वह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। कम से कम चाली अब मेरे पक्ष में था। मैंने अपना पजामा पहना और बिस्तर पर लेट गया। इस समय जीवन काफी अंधकार में लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को धोखा देने दिया। छेद अब पहले से ही दर्द कर रहे थे, तो क्यों नहीं? मैंने यादों को बाहर निकाला, न कि कोई वास्तविक याद जो बहुत ज्यादा दर्द देती, बल्कि एडवर्ड की आवाज़ की झूठी याद जो आज दोपहर मेरे दिमाग में थी, और इसे बार बार अपने सिर में घुमाया जब तक कि मैं सो नहीं गया और आंसू अभी भी मेरे खाली चेहरे पर शांति से बह रहे थे। आज रात एक नया सपना था। बारिश हो रही थी और जेकब मेरे बगल में चुपचाप चल रहा था, हालांकि मेरे पैरों के नीचे जमीन सूखी बजरी की तरह चटक रही थी। लेकिन वह मेरा जेकब नहीं था, वह नया, कड़वा, सुंदर जेकब था। उसके चलने की सहज कोमलता ने मुझे किसी और की याद दिला दी, और जैसा कि मैंने देखा, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी त्वचा का लाल रंग उड़ गया, उसका चेहरा हड्डी की तरह पीला सफ़ेद हो गया। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं, फिर लाल और फिर वापस सुनहरी हो गईं। उसके कटे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे, जहां हवा ने उन्हें छुआ, वे पीतल के हो गए। और उसका चेहरा इतना सुंदर हो गया कि उसने मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया। मैं उसके पास पहुंचा, लेकिन वो एक कदम पीछे हट गया, अपने हाथों को ढाल की तरह ऊपर उठा रहा था। और फिर एडवर्ड गायब हो गया। मुझे यकीन नहीं था कि जब मैं अंधेरे में जागा तो क्या मैं रोना शुरू कर दिया था, या मेरे आंसू सोते समय बह गए थे और अब भी जारी हैं। मैं अपनी अंधेरी छत को घूरता रहा। मुझे महसूस हो रहा था कि आधी रात हो चुकी थी और मैं अभी भी आधा सोया हुआ था, शायद आधे से ज्यादा। मैंने थके हुए होकर अपनी आंखें बंद कर ली और बिना किसी सपने के सोने के लिए प्रार्थना की। तभी मुझे वह आवाज़ सुनाई दी जिसने मुझे जगा दिया होगा। कोई नुकीली चीज़ मेरी खिड़की के किनारे से तेज चीख के साथ खरोंची, जैसे कि कांच पर नाखून से खरोंच लगी हो।